सोच के देखो, 1950s का मेक्सिको, ग्लैमर, मिस्ट्री और एक पुरानी हवेली जो इतनी खामोश है जैसे अपनी सांसें रोक के बैठी हो। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, नोएमी तोबाडा। मेक्सिको सिटी की एक रिच, स्टाइलिश और थोड़ी रिबिलियस। पार्टी करना, म्यूजिक सुनना, फैशनेबल कपड़े पहनना, ये सब उसकी लाइफ का हिस्सा है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। नोएमी के फादर को एक स्ट्रेंज लेटर मिलता है उसकी कजिन कैटेलिना से। लेटर पूरा वियर्ड है, एकदम पैरानॉइड और हॉरिफाइंग। कैटेलिना लिखती है कि हाउस मुझे खा रहा है और दे आर पॉइजनिंग मी। उस लेटर में डेस्पिरेशन और मैडनेस दोनों भरे हुए हैं। नोएमी के फादर को डाउट होता है कि कैटेलिना मेंटली अनस्टेबल हो गई है, या शायद उसके हस्बैंड ने कुछ कर रखा है, और इसीलिए वो नोएमी को भेजती है एक रिमोट जगह, हाई प्लेस, जो कि एक पुराना क्रीपी मैंसन है मेक्सिको के माउंटेन्स में, जहाँ कैटलीना अपने नए हस्बैंड वार्गिल डॉयली के साथ रहती है। अब नोएमी जाती है वहाँ रिलेक्टेंटली, बिकॉज शी इज नॉट अ हॉन्टेड हाउस टाइप ऑफ गर्ल। उसको पार्टीज, सिटीज और ब्राइट लाइट्स पसंद है, बट फैमिली इज फैमिली, सो शी एग्रीज। जब वो हाई प्लेस पहुंचती है, पहली चीज जो उसको फील होती है एक ठंडी डैम्प हवा। मैंसन पूरा अंधेरा, सूखा और एरी लगता है। घर के अंदर सब कुछ विक्टोरियन स्टाइल में है, लेकिन एक अजीब सा डीके, एक महसूस होने वाली साइलेंस हर जगह है। वॉल्स पे फंगस है और एक कांस्टेंट बैड स्मेल। हाउस पुराना है और डॉयली फैमिली के एंसेस्टर्स इंग्लैंड से मेक्सिको आए थे सिल्वर माइनिंग करने। उन्होंने अपनी ही एक गॉथिक दुनिया बना ली थी यहाँ। फिर मिलते हैं मैंसन के लोग, वर्गिल डॉयली, कैटेलाइन का हस्बैंड, एक हैंडसम लेकिन कोल्ड आदमी। उसके फादर हावर्ड डॉयली, एक एक्सट्रीमली ओल्ड और क्रिपी पैट्रियार्क। और एक और पर्सन, फ्लोरेंस वर्जाइल की आंट, जो स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग नेचर की है। फ्लोरेंस की बेटी है फ्रांसिस, एक ऑकवर्ड, साई और थोड़ी इनोसेंट सी लड़की जो थोड़ा डिफरेंट लगती है सबसे। नोएमी को पहले दिन से फील होता है कि ये घर नॉर्मल नहीं है। वारगिल के अंदर एक एरोगेंस है, एक स्ट्रेंथ, चार्म भी, बट समथिंग फील्स रॉन्ग। हावर्ड डॉयली का बिहेवियर और भी डिस्टर्बिंग है। उसके स्टेयर, उसके वर्ड, सब कुछ अनकंफर्टेबल है। एक दिन डिनर के वक्त हावर्ड उससे रेस और प्यूरिटी के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि डॉयली ब्लड प्योर है और मैक्सिकन लाइनेज पे कमेंट्स करते हैं। नोएमिल को लगा जैसे वो किसी एंसेंट हॉरर नॉवल के विलन से बात कर रही है। कैटेलाइन तब तक एकदम वीक और पाले लगती है। वो बेड पे होती है, स्लो बोलती है और कभी कभी हेलुसिनेट करती है। डॉक्टर भी एक अजीब सा आदमी है जो बोलता है कि सब नॉर्मल है। कैटेलिना को रेस्ट चाहिए, पर नोएमिल को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कोई उसको ड्रग्स दे रहा हो या उसके दिमाग से खेल रहा हो। रातों को नोएमी को अजीब सपने आते हैं, वॉल्स मूव करते हुए दिखते हैं और उसको लगता है जैसे कोई विस्पर कर रहा है। कभी वो देखती है ब्लड ड्रिपिंग वॉल्स, कभी शैडो जो शेप बदल रहे हैं। एक रात उसको लगता है कि कोई उसके रूम में आया, लेकिन जब वो जागती है सब नॉर्मल लगता है। लेकिन हवा में एक स्ट्रेंज स्मेल होती है, मोल्ड और रोट का मिक्स। फ्रांसिस ही एक बंदा है जिससे नोएमी थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है। वो सॉफ्ट स्पोकन है और उसको वार्निंग देता है, डोंट वंडर एट नाइट्स, डोंट ट्रस्ट एवरीवन। उसकी आंखों में एक गिल्ट और हेल्पलेसनेस है, लगता है जैसे वो भी किसी सीक्रेट में फंसा हो। एक दिन नोएमी को एक ओल्ड फोटो मिलती है डॉयली के एंसेस्टर्स की, और तब उसे समझ आता है कि ये लोग जनरेशन से आइसोलेटेड हैं। इनके टाउन के लोकल से कोई कांटेक्ट नहीं, और माइनिंग बिजनेस भी ईयर्स पहले कोलैप्स हो गया था। फिर भी ये लोग इस पुरानी हवेली में सरवाइव कर रहे हैं, जैसे कोई अनसीन पावर इन्हें जिंदा रखती हो। नोएमी एक लोकल टाउन जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए,
और वो डॉक्टर उसको एक शॉकिंग बात बताता है। डॉयली फैमिली के सराउंडिंग एरिया में कई लोग स्ट्रेन डिजीज से मरे हैं। सिल्वर माइन बंद होने के बाद भी लोकल्स हाई प्लेस से दूर रहते हैं। लोग कहते हैं वहाँ कर्स है। डॉक्टर वार्न करते हैं वहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जब वो वापस आती है, फ्लोरेंस उसको स्कॉल्ड करती है कि बिना परमिशन के कहीं नहीं जा सकती तुम। हाउस रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, नो स्मोकिंग, नो लाउड टॉकिंग और नो वंडरिंग एट नाइट्स। ये सब सुन के नॉयमिल और इरिटेट होने लगती है, पर क्यूरियोसिटी उसको चैन नहीं लेने देती। एक रात फिर से उनको विविड नाइटमेयर आता है। इस बार वो देखती है कि एक औरत वॉल के अंदर घुस जा रही है और हाउस के फंगस जैसे रोड्स उसकी बॉडी पे चढ़े जा रहे हैं। जब वो जागती है, उसके हैंड्स पे थोड़ा मड लगा होता है, जैसे वो सच में कहीं गई हो। उसको समझ नहीं आता क्या रियल है और क्या इमेजिनेशन। कैटेलिना एक दिन नोएमिल से सीक्रेट में बात करती है। वो बोलती है ये हाउस जिंदा है, ये हमें देख रहा है। उसके वर्ड्स में एक फियर और मैडनेस दोनों है। और फिर वो नोएमी को एक छोटी सी बोतल देती है जिसमें कुछ पाउडर होता है। बोलती है ये मुझे सेफ रखता है। जब फ्लोरेंस देख लेती है तो वो कैटेलाइन को पनिश करती है और उसे किसी को मिलने पे बैन लगा देती है। नोएमी फ्यूरियस हो जाती है पर हेल्पलेस भी। उसके बाद फ्रांसिस उसे एक और डार्क बात बताता है कि हाई प्लेस के नीचे एक एंशियंट फंगस ग्रो करता है जो पूरी हवेली के अंदर स्प्रेड हुआ है। ये फंगस एक कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन हाउस और उसके रेसिडेंट्स, जैसे हाउस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और सब उसके पार्ट्स हो गए हों। नोएमी को लगता है ये सब हेलुसिनेशन है। अब कहानी और डार्क होती जा रही है। नोएमी रियलाइज करती है डॉयली फैमिली के पास कोई अननेचुरल सीक्रेट है। उन्होंने अपनी लाइफ और यूथ को प्रिजर्व करने के लिए एक ट्विस्टेड रिचुअल बनाया है। घर के अंदर जो फंगस है वो उनकी लाइफलाइन है। हावर्ड डॉयली उस फंगस को यूज करते हैं अपनी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए। उसके माइंड में मेमोरी ट्रांसफर होती है जनरेशन तक और वो अपने डिसेंडेंट्स के बॉडी में रीबॉर्न होते रहती है। नोएमी शौक है और डर भी लग रहा है उसे। वो समझ जाती है कैटेलाइन को इसलिए वीक रखा गया है ताकि वो रेसिस्ट ना कर सके। वार्गिल और हावर्ड उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाउस के स्पोर्ट्स लोगों के माइंड पे कंट्रोल करते हैं और हाउस के सपने रियलिटी में ब्लेंड हो जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। रात बढ़ती जाती है और नोएमी के सपने और हॉरिफाइंग हो जाते हैं। वो देख रही है सेक्सुअल वायलेंट और डिस्टर्बिंग विजन्स। हाउस उसके दिमाग के अंदर घुस गया है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा क्या वो जगी हुई है या अभी भी ड्रीम में है। और जब उसको लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, एक और ट्विस्ट आता है। अब नोएमी को समझ आ गया है कि हाई प्लेस कोई नॉर्मल हाउस नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो लॉजिक और साइंस से बहुत आगे है। हर रात वो जागती रहती थी, बेड के पास बैठे हुए सोचती थी ये दीवारें सांस ले रही हैं क्या। क्योंकि कभी कभी उसको लगता था हाउस के अंदर कोई वाइब्रेशन है, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो। फ्रांसिस अब उसका एकमात्र एलाई बन गया था। वो साई स्कैट सा लड़का नोएमी को चुप चुप के मदद करता था। उसने कन्फेस किया कि उसके दादा हावर्ड ने एक फंगस डिस्कवर किया था माइन के अंदर। एक ऐसा फंगस जो ह्यूमन बॉडी से कनेक्ट होके लाइफ एक्सटेंड कर सकता है। इस फंगस को डॉयली फैमिली ने वर्शिप करना शुरू कर दिया जैसे कोई लिविंग गॉड हो। ये फंगस उनके खून, उनके दिमाग, उनके सपनों में बस गया था। नोएमी ने उससे पूछा तुम लोग नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जीते, इतने आइसोलेटेड, इतने डार्कनेस। फ्रांसिस ने धीरे से बोला बिकॉज ये हाउस हमें जिंदा रखता है और हम इसे। इस लाइन ने नोएमी के अंदर एक ठंडक डाल दी, जैसे कोई इनविजिबल वेब में फंस गई हो। अब उसने डिसाइड किया कि वो कैटेलाइन को यहाँ से ले जाएगी, चाहे कुछ भी हो। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाउस अलाउ ही नहीं करता कोई बाहर जाए। जब भी वो प्लान बनाती कोई ऑब्स्टेकल आ जाता। वर्गिल एकदम पॉसेसिव और कंट्रोलिंग लगने लगा।
एक दिन वो नोएमी के रूम में आया बिना परमिशन के। उसकी आंखों में एक अजीब अट्रैक्शन और थ्रेट दोनों था। उसने बोला, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन। नोएमी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें कुछ इनह्यूमन था, जैसे वो आदमी नहीं, एक पैरासाइट हो जो ह्यूमंस के शेप में है। उसके बाद फ्लोरेंस ने उसको और स्ट्रिक्टली वॉच करना शुरू किया। मील्स टाइम पे मिलती थी, लेटर्स लिखने नहीं देती थी और कोई विजिटर्स अलाउ नहीं। नोएमी को लगता था वो जेल में है। एक दिन उसको लाइब्रेरी में एक पूरी डायरी मिली, एक औरत की, रूथ डॉयली, हावर्ड की पहली वाइफ। डायरी में लिखा था, द हाउस ब्रेथ्स, इट टॉक्स, इट बाइंडस। और आखिरी लाइन थी, आई मस्ट किल देम बिफोर दे किल मी। ये पढ़ के नोएमी का खून जम गया। उसने रियलाइज की रूथ ने फैमिली के कुछ मेंबर्स को शूट कर दिया था कई सालों पहले और फिर सुसाइड कर ली थी। लोकल्स कहते थे उसके बाद से हाउस और भी हॉन्टेड बन गया। अब पजल के टुकड़े मिलने लगे थे। डॉयली फैमिली इंसेस्ट करती थी अपने खून को प्योर रखने के लिए। हावर्ड डॉयली जनरेशंस तक अपने डिसेंडेंट्स की बॉडी में रीबर्थ लेते रहे। उसका कंसियसनेस फंगस के थ्रू ट्रांसफर होता गया। मतलब हावर्ड अभी भी वही आदमी है जो सेंचुरीज पहले था। वो एक इमॉर्टल मॉन्स्टर बन गया था फंगस के जरिए। एक रात नोएमी को फिर एक नाइटमेयर आया, लेकिन इस बार ज़्यादा रियल। उसने देखा वो एक डार्क टनल में जा रही है और वहाँ बॉडीज हैं, सांसें लेती हुई मुर्दियों जैसी। एक वॉइस आती है, वी आर वन, वी आर फॉर एवर। उसने चिल्ला के आंख खोल दी। फ्रांसिस उसके पास था। पैनिक में उसने बोला, तुमने फंगस के स्पोर्स इनहेल किए हैं। हाउस अब तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। तुम अब उसके नेटवर्क का हिस्सा हो। नोएमी ने घबरा के पूछा, तो क्या मैं अब इनके जाल में फंस गई हूँ? फ्रांसिस ने बोला, हो, पर तुम स्ट्रांग रही तो कंट्रोल तुम्हारा होगा। हाउस तुम्हें खुद से मिलाना चाहता है, पर तुम रेसिस्ट कर सकती हो। अगली सुबह हावर्ड ने उसे मिलने के लिए बुलाया। उसका चेहरा पूरा सूखा हुआ, इस स्किन फंगस से कवर्ड थी। उसने कामली बोला, यू आर ब्यूटीफुल नोएमी, यू विल गिव अस स्ट्रॉन्ग ब्लड। उस मोमेंट में नोएमी को समझ आ गया कि वो क्या चाहता है। वो नोएमी को अपना नया शिकार बनाना चाहता है, उसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने के लिए। वारगिल भी उसके प्लान का पार्ट था। वो बोलता है, यू एंड आई कुड बी परफेक्ट, द हाउस लाइक्स यू। उसके टोन में एक डेंजरस डिजायर था। नोएमी के अंदर गुस्सा और डर दोनों भर गया। उसने सोचा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वो फ्रांसिस के पास गई और बोली, मुझे ट्रुथ चाहिए, पूरा ट्रुथ। फ्रांसिस ने बोला, द हाउस हैज ए ब्रेन। हावर्ड के फंगस के रूट्स हर जगह हैं। जब तुम सोचती हो वो सुनता है, जब तुम सपने देखती हो वो इंटरफेयर करता है। ये सब एक नेटवर्क जैसा है, माइसेलियम का। हावर्ड उसके सेंटर में है। उसका माइंड सबके माइंड से कनेक्टेड है। उसने कहा, मैं भी उस कनेक्शन का पार्ट हूँ। नोएमी, मैं डॉयली ब्लडलाइन का हूँ। मैं उससे अलग नहीं हो सकता। नोएमी ने उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम अलग हो, तुम मुझे हेल्प कर रहे हो, यही इसका प्रूफ है। फ्रांसिस की आंखों में गिल्ट था, लेकिन एक छोटी सी होप भी। अब नोएमी और फ्रांसिस एक प्लान बनाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कैटेलाइन को हाउस के फंगस के कंट्रोल से निकालना है। कैटेलाइन को फंगस के स्पोर्स के इफेक्ट से ब्रेक करना मुश्किल था, पर फ्रांसिस के पास एक आइडिया था, एक स्पेशल हर्ब जो फंगस ग्रोथ को सप्रेस करती है। यही वो पाउडर था जो कैटेलिना ने दिया था नोएमी को पहले। वो लोकल में एक दुकान वाले के पास मिलता था, पर उसका स्टॉक सिर्फ एक छोटी वाइल में बेचा था। नोएमी उस हर्ष को सीक्रेटली कैटलीना को देती है और धीरे धीरे कैटलीना थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगती है। वो बोलती है, आई कैन हियर देम लेस नाउ। लेकिन उसी वक्त फ्लोरेंस को पता चल जाता है। वो उन्हें पकड़ लेता है और हावर्ड के पास ले जाता है। हावर्ड उन्हें देख के स्माइल करता है, एक क्रेपी डिकेइंग स्माइल। रिबिलियन इज यूजलेस, द हाउस नोज एवरीथिंग। फिर उसने वर्गाइल को बुलाया और बोला, ब्रिंग हर टू नाइट, द सेरेमनी मस्ट बिगेन।
उस दिन रात नोएमी को एक लॉक्ड रूम में डाल दिया जाता है। उसका दिमाग हेलुसिनेशन से बाहर जाता है। हाउस के स्पोर्स उसके दिमाग में घुस रहे हैं। उसको लगता है जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसके स्किन के अंदर क्रॉल कर रहा हो। हर वॉल पे फंगस ब्लूम कर रहा है और विस्पर आता है, बी वन विद अस। वो चिल्लाती है, डर के मारे रूम के कोने में चिपक जाती है। पर फिर उसे अपनी माँ की याद आती है, अपनी लाइफ की, सिटी के लाइट्स, म्यूजिक, लाउटर्स। वो बोलती है, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं किसी के कंट्रोल में नहीं आऊंगी। और तब एक अजीब चीज होती है, हाउस रिएक्ट करता है। वॉल से एक वाइब्रेशन आ जाती है जैसे वो गुस्सा हो गया हो। इस मोमेंट में फ्रांसिस उसे बचाने आता है। वो लॉक खोलता है और नोएमी को खींच के बाहर निकालता है। वो कहता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो दोनों बेसमेंट की तरफ भागते हैं जहां हाउस की फंगस का दिल है। लेकिन उसके पीछे वर्किल होता है। उसकी आंखों में मैडनेस और लस्ट दोनों है। वो बोलता है, यू कांट रन नोएमी, यू बिलोंग टू अस नाउ। नोएमी की हार्ट बीट तेज, फंगस के स्पोर्स हवा में चमक रहे हैं और पूरा हाउस जैसे चिल्ला रहा हो, जैसे ये समझ गया हो कि कोई रिविलियन चल रहा है। और यहाँ से स्टोरी एक टेरिफाइंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। हाई प्लेस अब जैसे अपना रूप बदल रहा था। नोएमी और फ्रांसिस नीचे बेसमेंट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन हाउस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। वॉल से फंगस की ट्रेड लाइंस निकल रही थी जैसे जिंदा हो। हॉलवे बदल रहा था, डायरेक्शंस कंफ्यूज कर रही थी और हवा में एक थिक डैम्प स्मेल भर गई थी, जैसे वो किसी क्रिएचर के पेट के अंदर घुस गए हों। एक गंदी बदबूदार स्मेल। फ्रांसिस ने कहा, इसका सोर्स बेसमेंट में है। ये वही है जो सब कंट्रोल कर रहा है। नोएमी के पैर कांप रहे थे पर उसके अंदर एक फायर थी। अगर मुझे इस नाइटमेयर से निकलना है तो मुझे इसके सेंटर तक जाना ही होगा। वो एक नैरो स्टेयरकेस से नीचे उतरती है। लाइट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। सिर्फ फ्रांसिस के हाथ में एक छोटी सी लालटेन। हर स्टेप के साथ वॉल्स और ज्यादा स्लिमी लगने लगते हैं। वो फंगस के वेब से कवर्ड थी और कहीं कहीं से वॉइसेस सुनाई देती थी, फेंट विस्पर्स जैसे पुराने लोग के सोल हवा में फंस गए हो। नीचे पहुंचकर नोएमी ने देखा एक मेसिव अंडरग्राउंड चैम्बर। रूम के बीच में एक गिगेंटिक फंगल मास था, एक लिविंग ब्रीथिंग ऑर्गेनिज्म जो स्लो पल्स कर रहा था। उसके रूट्स हर जगह फैले हुए थे और हर रूट के अंदर से लाइट लीक कर रही थी। फ्रांसिस ने बोला, ये है द कोर जिससे हावर्ड अपनी इमोर्टेलिटी ड्रॉ करता है। नोएमी स्टन थी। उसने देखा कि फंगस के एक हिस्से में एक स्केलेटन एम्बेडेड था, पुराना ह्यूमन बोन्स, और उसके स्कल्स के अंदर फंगस के थ्रेड्स घुस चुके थे। फ्रांसिस ने बोला, वो हावर्ड की पहली वाइफ थी, रूथ की माँ। उसकी बॉडी से ही ये नेटवर्क बना है। उन्होंने उसे मारा नहीं, एब्जॉर्ब कर लिया। नोएमी के अंदर डिस्गस्ट और फियर दोनों भर गया। उसने पूछा, तो हावर्ड अब भी जिंदा कैसे है? फ्रांसिस ने बोला, वो अपनी कंसिस्टेंस फंगस के जरिए ट्रांसफर करता है। जब एक बॉडी वीक हो जाती है वो एक नया होस्ट में चला जाता है, जैसे कोई स्प्रिट नहीं, एक इन्फेक्शन। उस मोमेंट में उन्हें आवाज आई, फुट स्टेप्स। वर्गिल आ गई थी। उसके हाथ में गन थी और उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंट। वो बोला, सो यू कैन फाउंड आवर सीक्रेट बट यू कांट डिस्ट्रॉय इट। ये हमारी खून में है। उसने फ्रांसिस की तरफ देखा, तुमने फैमिली को धोखा दिया है। फ्रांसिस बोला, मैं उनका पार्ट कभी नहीं बनना चाहता था, मुझे बस बचना था। वारगिल ने गन उठाई पर नोएमी ने तुरंत फंगस के एक टेंडिर को पकड़ा और उस पर वो हर्बल पाउडर छिड़क दिया जो उसके पास बचा था। फंगस झुलसने लगी। एक बर्निंग हिस्से के साथ रूम में वाइब्रेशन शुरू हो गया। फंगस पेन में थी। वर्जाइल्स चीखने लगी, नो। लेकिन फंगस रिएक्ट करने लगा। रूट्स वॉल से निकले और सब तरफ स्प्रेड होने लगे। हावर्ड की वॉइस ईयर में गूंज रही थी, यू कांट किल मी, आई एम इटर्नल।
नोएमी और फ्रांसिस ने एक दूसरे को देखा और बिना सोचे समझे कोर के पास गए। नोएमी ने लालटेन उठाई और बोला, अगर इमोर्टिलिटी फंगस से आती है तो उसे आग ही खत्म करेगी। उसने लालटेन उस कोर पे फेंकी और 1 सेकंड में फायर स्प्रेड होने लगी। स्मेल हॉरिफाइंग थी, जैसे वेट सॉइल और जली हुई फ्लैश का मिक्स। फंगस जला और चैम्बर पूरी तरह हिल गया। वारगिल चिल्लाता हुआ उनके तरफ बढ़ा, लेकिन फ्रांसिस ने उसे रोक लिया। दोनों ग्रैपल करते रहे और वर्जैल ने फ्रांसिस को पुश कर दिया। फ्रांसिस हर्ट हुआ, पर नोएमी ने एक स्टोन उठाया और वर्जैल के सर पे मारा। वो गिर पड़ा। फ्लेम्स अब हर जगह थी, रूट्स जल रही थी और फंगस का थिक स्मोक हवा में भर गया। नोएमी ने फ्रांसिस के हाथ पकड़ा और कहा, चलो। दोनों ऊपर की तरफ भागने लगे। हाउस लिटरली क्रम्बल कर रहा था। वॉल से ग्रीन स्मोक निकल रही थी और हर कॉर्नर में फंगस एक्सप्लोड कर रहा था, जैसे हाउस खुद अपनी डेथ के दर्द में तड़प रहा हो। जब वो ऊपर आए, हावर्ड बेड पे था। उसकी बॉडी डीके कर रही थी। उसकी स्किन पे फंगस फूल रहा था और वो चिल्ला रही थी, यू डोंट अंडरस्टैंड, वी आर गॉड। नोएमी ने बस उसकी आंखों में देखा। वो आंखें अब भी जिंदा थी, पर उनमें कोई ह्यूमैनिटी नहीं थी। वो पल भर रुकती है, फिर कैंडल स्टिक उठाती है और उसके पास के फंगस पैच में फायर लगा देती है। हावर्ड का बॉडी फायर में लिपट गया। वो सीन हॉरिफाइंग था, लेकिन उस फायर में नोएमी को लिबरेशन दिखी। हाउस अब पूरी तरह कोलैप्स कर रहा था। फ्रांसिस और नोएमी कैटलाइन के रूम तक दौड़ते हैं। वो कैटलाइन को उठाती है। उसकी बॉडी वीक थी, लेकिन आंखों में होश थी। हाउस इज बर्निंग, कैटलाइन विस्पर करती है, गॉड। तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। कॉरिडोर में फंगस के थ्रेड उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रेसिस्ट करते हुए बच निकलती है। हर जगह क्रैकलिंग साउंड, फायर और स्मोक गूंजती है। जब वो फाइनली बाहर निकले, हवा में थोड़ी ठंडक थी। हाई प्लेस के अंदर से फायर के फ्लेयर आ रहे थे और एक डिफेनिंग रोर, जैसे हाउस स्क्रीम कर रहा हो। नोएमी, फ्रांसिस और कैटेलाइन ने हिल साइड पे जाके देखा। पूरा मैंसन फ्लेम में थी। उसके डार्क सिलहोट ग्रेजुअली क्रम्बल हो रहे थे। फ्रांसिस जमीन पे बैठा, बहुत चोट लगी थी उसे, बहुत वीक था। नोएमी ने तब पूछा, तुम ठीक हो? उसने धीरे से बोला, मैं उस फंगस का पार्ट था। मुझे नहीं पता मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। नोएमी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम अलग हो फ्रांसिस, तुमने चॉइस किया उससे अलग होने का। फ्रांसिस ने हल्की सी स्माइल दी, मे बी दैट्स इनफ। अब रात में माउंटेन में सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, हाउस की गिरने की आवाज। फ्लेम्स का रिफ्लेक्शन उनके चेहरे पे थी। नोएमी ने स्काई की तरफ देखा और सोचा, ये नाइटमेयर खत्म हुआ। ये सिर्फ एक चैप्टर है। कुछ देर बाद लोकल्स आए और उन तीनों को रेस्क्यू किया। डॉक्टर जिससे नोएमी पहले मिली थी, उसने उन्हें ट्रीट किया। कैटेलाइन ग्रेजुअली रिकवर कर रही थी, लेकिन उसके माइंड में अब भी डीप स्केयर थे। फ्रांसिस अनकॉन्शियस था, स्पोर्ट्स के इन्फेक्शन उसकी बॉडी में थे। डॉक्टर खुद श्योर नहीं था कि वो बचेगा या नहीं। नोएमी उसके पास बैठी रहती थी, उसके हाथ को पकड़ के। जब भी वो आँख खोलता, वो सिर्फ एक वर्ड बोलती, यू आर फ्री नाउ। अब कहानी अपने हॉरिफाइंग पार्ट पे आ चुकी थी। हाई प्लेस, वो पुरानी हवेली जो एक सिंबल थी एरोगेंस, ग्रीड और इमोर्टिलिटी की, अब सिर्फ एसेस में बदल चुकी थी। लेकिन फंगस के स्पोर्स हवा में थे और हवा तो फ्री है। हाई प्लेस अब सिर्फ राख बन चुकी थी, वो पुरानी हवेली जहाँ जिंदगी और मौत के बीच का फर्क खत्म हो गया था, अब एक जलती हुई धड़कन बन के हवा में बिखर गई थी। सुबह का टाइम, जब धुआं कम हुआ, नोएमी ने देखा स्काई ऑरेंज हो रहा था और माउंटेन के ऊपर एक हल्का सा फॉग। वो ठंडी हवा के साथ सांस लेती है, जैसे पहली बार जिंदगी में सच में जी रही हो। फ्रांसिस उसके पास हॉस्पिटल बेड पे पड़ा था, थोड़ा कमजोर, आंखों में हल्का सा डर। उसने धीरे से पूछा, हाउस सच में गया क्या?
नोएमी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ मैंने देखा, वो खत्म हो गया। फ्रांसिस ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, फ्री। शायद पहली बार। कैटेलाइन अब थोड़ा बेटर थी, लेकिन उसके माइंड में अब भी कुछ चीजें थी जो वो कभी भूल नहीं सकती। उसके सपनों में अब भी हाउस के विस्पर्स आते थे, फंगस की वॉइस जो कहती थी वी आर एटर्नल, लेकिन हर बार वो उन्हें इग्नोर करती थी और अपने आप से कहती, मैं उनकी नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ। डॉक्टर ने नोएमी को बताया कि फ्रांसिस के ब्लड में फंगल स्पोर्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं। वो ठीक है, पर उनका कनेक्शन फंगस से पूरी तरह कट हुआ या नहीं ये कहना मुश्किल है। नोएमी थोड़ी देर चुप रही। उसने फ्रांसिस के चेहरा देखा। काम था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हॉन्टेड लग रहा था, जैसे अंदर कुछ अब भी जिंदा हो। वो खिड़की के पास जाके खड़ी हुई। बाहर हवा में एक अर्थी स्मेल थी, जैसे रेन के बाद मिट्टी की। उस स्मेल में उसको एक अजीब सा डेजावू फील हुआ। ये खत्म नहीं हुआ। उसके दिमाग में आवाज आई, फंगस हवा में है, जमीन में है, कहीं ना कहीं फिर उग आएगा। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और कहा, पर जब तक हम उसे इग्नोर करते हैं वो पावरलेस है। दिन बीत गए। कैटलाइन अपने पेरेंट्स के घर चली गई, मेक्सिको सिटी वापस। नोएमी भी अपने पुरानी लाइफ में लौटने लगी। पार्टीज, म्यूजिक, फ्रेंड्स, सब वापस आ गया, पर वो अब पहली वाली नोएमी नहीं थी। उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई थी, एक साइलेंस जो उसकी स्माइल के पीछे छिपा रहता था। जब कोई हॉन्टेड मैंसन या घोस्ट स्टोरी के बारे में बात करता था, तो वो बस हल्की सी स्माइल करती थी और कहती, कुछ कहानियां सिर्फ बुक्स के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां तुम्हें जीनी पड़ती है। एक दिन वो फ्रांसिस से मिलने गई। वो अब भी थोड़ा वीक था, पर थोड़ा सा हेल्थी लग रहा था। उसके चेहरे पे पहली बार एक रियल स्माइल थी। गार्डन में बैठ के दोनों ने कॉफी पी। नोएमी ने बोला, अब क्या प्लान है तुम्हारा? फ्रांसिस ने कहा, मैं मेक्सिको सिटी में रहने की सोच रहा हूँ। शायद आर्ट या बॉटनी पढ़ूं। अब मुझे बस लाइट और लोगों के बीच रहना है, डार्कनेस से काफी हो गया। उसके वर्ड्स में एक दर्द भी था और रिलीफ भी। नोएमी ने उसकी तरफ देखा, फ्रांसिस तुम्हें लगता है वो फंगस अब भी कहीं है? फ्रांसिस थोड़ा डरा, चुप रहा, फिर बोला, फंगस नेचर का पार्ट है। उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। पर जब तक हम उससे पालन नहीं करते वो हमेशा हार्मलेस है। फिर उसने नोएमी की आंखों में देखा, जैसे ह्यूमन ग्रीड भी, वो भी फंगस जैसा ही है। जब तक हम उसे फीड करते रहते हैं वो बढ़ता रहता है। वो लाइन नोएमी के दिमाग में घुस गई। हाई प्लेस सिर्फ एक हवेली नहीं थी, वो ह्यूमन डिजायर का सिंबल थी। इमोर्टिलिटी, पावर, कंट्रोल, ये सब चीजें इंसान छोड़ नहीं पाता। और जब वो ज्यादा ग्रीड करता है तो अपनी ही बनाई हॉरर में फंस जाता है। इवनिंग का टाइम था, सनसेट हो रहा था। फ्रांसिस ने कहा, तुमने मुझे बचाया नोएमी। नोएमी ने स्माइल करके बोला, तुमने मुझे भी। अगर तुम नहीं होते मैं भी शायद उन वॉल्स के पार्ट बन गई होती। फिर दोनों ने एक साइलेंस शेयर किया, बिना वर्ड के, जैसे दोनों समझ गए हों कुछ कहानियां बस कंप्लीट नहीं होती, वो दिल में छुपी रह जाती है। अगली मॉर्निंग नोएमी अपने घर के टेरेस पे कॉफी पी रही थी। स्काई में क्लाउड्स थे और हवा में थोड़ी मॉइस्चर। उसने सोचा, हर हॉरर स्टोरी के बाद एक मॉर्निंग जरूर आती है, और चाहे कितना भी डार्क रात हो, लाइट अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। फिर उसने अपनी डायरी खोली और लिखी, हाउस जिंदा था, मैंने उसे जलते देखा, पर मुझे लगता था वो कभी मरेगा नहीं। हर इंसान के अंदर एक हाई प्लेस छुपा होता है, एक डार्क कॉर्नर जहाँ ग्रीड और फियर उगते हैं। पर अगर तुम हिम्मत करो और आग लगा दो तो तुम भी फ्री हो जाओगे। उसने डायरी बंद की, कॉफी का सिप लिया और सिटी के लाइट्स के पीछे धूप में मुस्कुराई। कैमरा जूम आउट करता है, माउंटेन के ऊपर से गुजर के हाई प्लेस के राख वाली फील्ड पे जाता है। वहां मिट्टी के नीचे एक छोटी सी फंगस का थ्रेड हिलता है, जैसे वो अब भी सांस ले रहा हो, और कहानी एक हॉन्टेड साइलेंस में खत्म होती है। तो दोस्तों ये ही थी मैक्सिकन गॉथिक बुक की समरी। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।
मिलता हूँ बहुत जल्द किसी नए समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।